जर्रों में रह गुजर कर अपनी चमक छोड़ जाऊंगा, आवाज में अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत गंवारा नहीं मुझको, शीशा हूँ टूट भी गया तो खनक छोड़ जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है माइंड मैप। और इसमें आज से हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं RS प्रीलिम्स 2023 को देखते हुए, जिसमें हम प्रत्येक सेक्शन वाइज हर टॉपिक जो RS प्रीलिम्स में जो भी सब्जेक्ट है उनके जितने भी सेक्शंस है उनके टॉप 50 क्वेश्चंस की एक सीरीज चलाएंगे। और उसमें जितने भी 2013 से लेकर 21 तक के प्रीलिम्स के पेपर हुए हैं सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। इन 50 क्वेश्चंस को आप अंत तक जरूर देखना, इसके बाद शायद ही कोई आपका क्वेश्चन छूटेगा 2023 के पेपर में, तो आप बने रहिए इसके साथ। तो शुरू करते हैं हम। तो आपको इससे पहले मैं बता दूं कि हमारा माइंड मैप का टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। उसके टेलीग्राम चैनल पर हम पीडीएफ्स है, क्विज है और जितने भी वैकेंसी अपडेट है और ये इसकी पीडीएफ जितनी भी है वो सब हम वहाँ पे शेयर करते हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के। तो शुरू करते हैं अपने राजस्थान पॉलिटी के। ये इसमें मैंने कवर करने की कोशिश की है 2013 से लेकर 2021 तक के पेपर के सारे स्टेट पॉलिटी के क्वेश्चंस को मैंने इसमें कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। 2013 का पेपर शुरू हो गया। इसमें पहला क्वेश्चन अपना ये है कि निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था। अच्छा, इसमें ये एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन हम अटेंड करते हैं तो उसमें नहीं का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि इसका ध्यान नहीं रखा तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो ये हो जाएगा। तो अब अपना क्वेश्चन है कि कौन इसमें से अध्यक्ष नहीं थे। तो पहला ऑप्शन है जस्टिस NK जैन, सेकंड है जस्टिस S सगीर अहमद, जस्टिस कांता भटनागर एंड जस्टिस प्रेमचंद जैन। तो सबसे पहले अपने दिमाग में यही घंटी बज जानी चाहिए किसी भी क्वेश्चंस को देखकर कि यहाँ भी जैन का ऑप्शन है और यहाँ भी जैन का ऑप्शन है। तो इसमें हमें इन दो ऑप्शन में कंफ्यूज करके हमारा क्वेश्चन गलत करवाने की एक साजिश हो रही है, तो इसमें हमें फंसना नहीं है। तो इसका राइट आंसर ये है कि जस्टिस प्रेमचंद जैन है वो मानवाधिकार आयोग के कभी अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। तो इसकी बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की। तो प्रथम अध्यक्ष इसके थे कांता भटनागर और सेकंड थे सगीर अहमद और थर्ड थे NK जैन, नागेंद्र कुमार जैन। और अभी वर्तमान में जो इसके राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो हैं गोपाल कृष्ण व्यास, जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास। ये जरूर याद रखना फ्रेंड्स, क्योंकि RPSC बार बार जो भी पदाधिकारी है, संस्थाएं हैं, इनके क्वेश्चन जरूर पुट करती है, तो इनका विशेष ध्यान रखना आप। और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 18 जनवरी 1999, क्योंकि 1993 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य मानवाधिकार आयोग का एक एक्ट बनाया था। उसके धारा 2A के तहत प्रत्येक राज्य एक मानवाधिकार आयोग बनाता है, उसके तहत ही राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। और इसका स्ट्रक्चर बात कर लेता हूँ, वो होता है अभी 2006 में इसमें संशोधन हो गया। तो अभी इसका स्ट्रक्चर 1+2 है, यानी एक अध्यक्ष है और 2 सदस्य हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। इसमें सेकंड क्वेश्चन ये स्टार है क्योंकि RPSC ने इसको डिलीट कर दिया था। अब इसने राजस्थान लोक सेवा गारंटीड डिलीवरी अधिनियम 2011, इसमें कितनी सेवाओं को सम्मिलित किया गया है, ये क्वेश्चन है। तो 2013 का पेपर था तो कितनी भी थी, ये उस समय का क्वेश्चन है, तो अभी इतना रिलेटेबल नहीं है। तो अभी यही चीज़ मैटर है कि अभी वर्तमान में कितनी सेवाएं इसके तहत है। तो वर्तमान में 151 सेवाएं इसके तहत इस एक्ट के अंतर्गत आती है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार स्थानीय नगर निकाय 2015 के सामान्य चुनाव में राज्य में मतदाता रेट कितनी थी। तो ये 2013 के पेपर के हिसाब से उस समय मतदान की रेट ये थी 76.19%। तो अब इसमें हम ये चीज़ कवर कर सकते हैं कि स्थानीय नगर निकायों के जो भी चुनाव होते हैं वो संविधान के पार्ट 9 क के तहत होते हैं।
पार्ट 9 क के तहत आर्टिकल 243 पी से लेकर जेड जी तक होता है इसमें, ठीक है। और इसके जो चुनाव होते हैं वो नगर पालिका के जो भी चुनाव होते हैं वो आर्टिकल 243 जेड ए इसके तहत होते हैं, तो ये आर्टिकल जरूर याद रखना। और ग्राम पंचायतों के जो चुनाव होते हैं वो आर्टिकल 243 के तहत होते हैं। 243 के इसमें तो होते हैं ग्राम पंचायतों के, और इसमें जो उल्लेख किया हुआ है 243 जेड ए में, तो 243 जेड ए में स्थानीय नगर निकायों के चुनाव हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनावों में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ था वो है। तो एक एक माइनर चीज आप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसका आप इसमें जल्दबाजी से कभी गलत मत करना। इसमें कांग्रेस के बाद सेकंड किसको सर्वाधिक वोट प्राप्त हुए थे आज़ादी के बाद जो पहला चुनाव हुआ था उसमें, तो इसमें यही चीज़ आप ध्यान रखना। तो सबसे जो इसमें पार्टी थी, इसका राइट आंसर तो वैसे ऑलरेडी इसमें हाईलाइट किया हुआ है, राम राज्य परिषद है, लेकिन भारतीय जनसंघ को उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह थी पूरे इंडिया में जब इलेक्शन हुए थे तब। अभी इसमें एक बात कर लेते हैं कि वर्तमान में राज्य पार्टी का हाल ही में एक दर्जा मिला है, वो सिर्फ एक ही पार्टी है राजस्थान में, उसमें आरएलपी को राज्य पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। इसके चुनाव चिन्ह है बोतल, और ये राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त करने वाली एकमात्र अभी पार्टी है, नई पार्टी है, तो इसके बारे में जरूर ध्यान रखना। आप क्वेश्चन जरूर आ सकता है। अब बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था? तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है आरपीएससी के द्वारा जो पूछा गया था। इसमें संभागीय व्यवस्था जब जयनारायण व्यास प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे तब से ही शुरू है राजस्थान में, और राजस्थान में अब संभागीय व्यवस्था में ये मोहनलाल सुखाड़िया जब बने थे तो 1962 में इसको समाप्त कर दिया था। मोहनलाल सुखाड़िया लॉन्गेस्ट सीएम रहे हैं 17 साल तक, उन्होंने इस संभागीय व्यवस्था को खत्म किया था। फिर हरिदेव जोशी, ये मोहनलाल सुखाड़िया जी ने समाप्त की थी, और हरिदेव जोशी ने इसको वापस शुरू किया। तो ये चीज़ बहुत कॉमन है, ज़रूर ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं संभागीय आयुक्त की या संभागों की। तो वर्तमान में राजस्थान में पहले 7 संभाग थे, लेकिन अब अशोक गहलोत सरकार ने 3 संभाग और बढ़ा दिए। तो पहले 7 थे, अब 3 हो गए, ठीक है। पाली, सीकर और बांसवाड़ा 3 नए बना दिए, तो ये जरूर ध्यान रखना। पाली को संभाग बना दिया है, सीकर को संभाग बना दिया है, और बांसवाड़ा को संभाग बना दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, आपको विश्वास दिलाता हूं, आप इसी तरह क्वेश्चंस की मेरे 50 क्वेश्चनों की सीरीज अगर अटेंड कर लेते हैं, आप खुद विश्वास करोगे। ये 2013 का पेपर कंप्लीट होगा, 2016 का पेपर आएगा, तो उसमें खुद कंफर्टेबल फील करोगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी फैक्ट्स आपको जो भी जानकारियाँ हैं वो दे रहा हूँ साथ साथ में, और इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं वो कंफर्टेबल हो जाएंगे। और इसी तरह 2023 का जो प्रीलिम्स का पेपर आएगा उसमें आप कंफर्टेबल फील करोगे। तो ये सीरीज आप जरूर देखना। अभी स्टेट पॉलिटी की है, फिर हिस्ट्री की लाऊंगा, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी एंड इकोनॉमी की लाऊंगा। इसी प्रकार से एक भी सेगमेंट पीछे नहीं छोड़ूंगा। आप बस बने रहिए, आपका प्रीलिम्स 101% निकलेगा, मिलकर मेहनत करेंगे। तो ये क्वेश्चन अभी ये छठा, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो नहीं पर विशेष ध्यान रखना, नहीं है तो निम्न कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें पहला कूट ये है कि आयोग ने मई 2000 से पूर्णतया कार्य करना शुरू कर दिया था। मैंने पहले ही अभी राज्य मानवाधिकार आयोग का क्वेश्चन आया था और मैंने उसमें डेट बताई थी 18 जनवरी 1999, उसमें तो हुई थी इसकी स्थापना। अब क्वेश्चन है कि कार्य करना कब शुरू किया? तो कार्य करना मई 2000 में शुरू किया था, ये एकदम सही बात है। इसको भी जरूर याद रखना दोनों फैक्ट को, क्योंकि ये फैक्ट पूछा गया है। अब अगर ये वापस ये फैक्ट अगर पूछते हैं तो कोई नया नहीं होगा, ये बात आप बिल्कुल कॉन्शियस माइंड में ध्यान रखना। आयोग अब सेकंड है, आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 2 सदस्य है, ये मैंने बिल्कुल कहा भी था कि आयोग में, लेकिन ये इसमें जो ऑप्शन था
इसमें इसको नहीं का पूछा है, सत्य नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में क्या सत्य नहीं है। अब इसमें नहीं का पूछा है, राइट कौन सा नहीं है ये जरूर आप ध्यान रखना। तो इसका पहला है, आयोग ने मई 2000 से पूर्णतया कार्य करना शुरू किया है। तो मैंने इसमें आपको पहले ही बता दिया था कि इसकी स्थापना 18 जनवरी 1999 को हो गई थी। तो ये फैक्ट आपका गलत है, ठीक है, क्योंकि अगर स्थापना 1999 में है तो एक साल तक तो ये संस्था बिल्कुल काम ना करे, ऐसा हो नहीं सकता, तो ये गलत हो गया है। और सेकंड है, आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 2 सदस्य है। तो ये मैंने आपको बताया था कि 2006 में संशोधन हुआ, उसमें 1+2 यानी एक अध्यक्ष और 2 सदस्य बना दिए गए। तो ये तो बात सत्य हो गई, हमें तो सत्य नहीं है वो पूछा है, तो एक तो ये हो गया। सेकंड हमारा नहीं हुआ है, तो सेकंड तो सच है, तो इसको निकाल दो इसमें से। जिस ऑप्शन में सेकंड है उसको एलिमिनेट कर दो। अभी से एलिमिनेट हो गया, सेकंड इसमें है एलिमिनेट, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। पीछे एक ही बचा, आंसर तो वैसे भी एलिमिनेशन से निकल गया, लेकिन जानकारी के लिए पूरा पढ़ लेते हैं। वैसे ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो आयोग के अध्यक्ष हाईकोर्ट के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश, तो इसमें खाली पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पूर्व न्यायाधीश हैं वो नहीं हो सकते हैं। और जुलाई 2000 से जुलाई 2005 तक न्यायाधीश एएस गोदारा आयोग के अध्यक्ष रहे। एएस गोदारा जी कभी भी आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे, चारों आयोग के अध्यक्ष मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। सूची 1 जिसमें 14वीं राजस्थान विधानसभा में 2015-16 के लिए वित्त समितियां, ये वित्त समितियां 4 प्रकार की बनती है राजस्थान में, और इन वित्त समितियों में इनके सामने जो अध्यक्ष हैं वो 2015-16 के अध्यक्ष हैं। तो इनका तो ऑप्शन लिखा हुआ है और मिलान भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आज के दौर में किस प्रकार रिलेटेबल हो सकता है तो ये हम बताते हैं आपको। तो मैं इसमें ये बता देता हूँ आपको कि लोक लेखा समिति है, उसके वर्तमान में अध्यक्ष है राजेंद्र राठौड़। तो इनको एक बार भूल के आप अपने जो नोट्स है उसमें ये अपडेट जरूर कर लें। वैसे आप सबके पास करंट अफेयर्स की बुक है तो इसमें अंदर ये डेटा है। तो अभी इसके अध्यक्ष हैं राजेंद्र राठौड़। लोक उपक्रम समिति इसके हैं गोविंद सिंह डोटासरा। तो गोविंद सिंह डोटासरा जी है वो लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष है अभी वर्तमान में। और प्राक्कलन समिति क, जिसकी प्राक्कलन समिति क और ख 2 प्रकार की होती है, इसमें इसके जो अध्यक्ष है वो है राजेंद्र पारीक, और प्राक्कलन समिति ख के जो हैं वो है दयाराम परमार। ये अपडेट रहना बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। 11 सितंबर 2015 को यथा विद्यमान राजस्थान का कौन सा जिला शौचालयों के निर्माण में वार्षिक लक्ष्य को अर्जित करने में पहले स्थान पर रहा है। तो उस समय के 2015 के डेटा के हिसाब से अजमेर इसका आंसर है। तो अभी वर्तमान में वैसे ODF प्लस पूरा हो चुका है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बात कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाता है। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया था। तो राष्ट्रपति शासन के बारे में पूरी डिटेल में बता देता हूं कि 4 प्रकार में। पहला लगा था 1967 में, मोहनलाल सुखाड़िया के CM बने थे। तो मोहनलाल सुखाड़िया जी को पूर्ण सीटें नहीं मिली थी, तो फिर उन्होंने इसमें राष्ट्रपति शासन लगा दिया था और संपूर्णानंद जी राज्यपाल थे। ठीक है। अब सेकंड जो इसमें दूसरी बार जो लगा था वो लगा था 1977 में। 1977 में ये आपातकाल लगा था और इस समय हरिदेव जोशी
सीएम थे। और इसमें जब ये आपातकाल हटा था उस समय वेदपाल त्यागी राज्यपाल थे, वेदपाल त्यागी। तीसरा आपातकाल लगा था 1980 में। वैसे ये आपातकाल 1973 से लेकर 77 तक है, ये लॉन्गेस्ट आपातकाल है, ये ध्यान रखना। 1980 में भैरव सिंह शेखावत के समय लगा था। भैरव सिंह शेखावत के समय लगा था। तो उस समय रघुकुल तिलक राज्यपाल थे, रघुकुल तिलक। ये जो मैंने एक बार डेटा बता दिया, ये जरूर याद रखना, ये बार बार क्वेश्चन आता है, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया आपके। और लास्ट जो आपातकाल लगा था 1992 में, वापस भैरव सिंह शेखावत के समय ही लगा था, और शेखावत साहब के समय लगा था। और उस समय राज्यपाल जो थे वो थे एम चन्ना रेड्डी। राज्यपाल जरूर याद रखना, राज्यपाल रहे थे एम चन्ना रेड्डी। और इसमें जब ये आपातकाल हटा था तो बालीराम भगत भी बन गए थे, तो ये भी याद रखना। और सीएम तो भैरव सिंह शेखावत थे, वो वापस चुनकर भी आ गए थे। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बना? अब प्रथम मुख्य सचिव का ये क्वेश्चन जरूर आपके लिए, ये जितने भी पदाधिकारी है, मैंने पहले भी कहा था आरपीएससी इन पर जरूर फोकस करती है। तो वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है ये याद रखना, उषा शर्मा, श्रीमती उषा शर्मा वर्तमान में मुख्य सचिव है राजस्थान की। और एक चीज इसमें याद रखने लायक आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पॉलिटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है सीएम। नियुक्ति कौन करता है? सीएम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। प्रथम मुख्य सचिव श्री के राधाकृष्णन थे, ये आपको याद रखना है। चलते हैं, आरएस प्री का क्वेश्चन पेपर आ गया 2016 का, और इसका पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया है? मैंने पहले भी कहा था, अगर 2013 का पेपर में मैं इतनी चीज़ें जानकारियाँ बता दूंगा, 16 वाला ही आपको इजी लगेगा। और 16 वाला के बाद, जैसे 18 और 21 वाले के बाद आपको 2023 का जो पेपर होगा वो आपके लिए चुटकियों में आप इसको हल कर दोगे। जैसे आपने एक सेगमेंट ये 50 क्वेश्चन का राजस्थान पॉलिटी का देख लिया, ऐसे ही सारे सेगमेंट कवर कर दूंगा मैं। आप बस वीडियो को अंत तक देखना, दोस्तों को शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप बने रहना। मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। जैसे आप लोग मेरा हौसला बढ़ाओगे, मैं और मेहनत कर करके, इससे बेहतरीन प्रयास कर करके आपको और अच्छे वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो इसकी बात कर लेते हैं। मैंने पूरा राष्ट्रपति शासन के बारे में 4 बार बता चुका हूँ कि 1967 में एमएल सुकाड़िया जी के समय प्रथम बार लगा था, और उस समय संपूर्णानंद जी राजस्थान के राज्यपाल थे। सेकेंड टाइम जब 1973 से 77 तक लगा था तो हरिदेव जोशी की सरकार थी, और उस समय वेदपाल त्यागी राज्यपाल थे। और 1980 में जब लगा था कि इंदिरा गांधी जी वापस जीत कर आ गई थी, तो वापस इमरजेंसी राज्यों में आपातकाल 356 आर्टिकल के तहत लगा दिया था। ये जरूर याद रखना, राज्यों में आपातकाल वैसे एक कॉमन क्वेश्चन है, पर इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें एक चीज़ और छुपी हुई है। 356 में पहला तो तब लगता है, पहला प्रोविज़न इसका ये है कि जब किसी भी पार्टी को पूर्ण रूप से सीट्स नहीं मिलती है। सेकंड प्रोविज़न इसका आर्टिकल 365 के तहत है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी आदेश, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, कोई भी आदेश मानने से 3-4 प्रकार कैटेगरी दी हुई है उसमें, रेलवे, डाक वगैरह, अगर वो आदेश मानने में राज्य सरकार विफल है तो भी राष्ट्रपति उस पर 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कर सकता है। तो 1980 में भैरव सिंह शेखावत थे और के समय लगा था आपातकाल, और रघुकुल तिलक राज्यपाल थे। 1992 में वापस भैरव सिंह शेखावत के समय एम चन्ना रेड्डी राज्यपाल थे।
फिर जब राष्ट्रपति शासन हटा तो उस समय बालीराम भगत थे। तो इसके बाद बढ़ते हैं वापस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? तो परिसीमन आयोग 1952 ने निर्धारित की थी 160। इसमें जब अजमेर जुड़ा था तो 30 सीट और बढ़ गई थी, क्योंकि अजमेर पहले केंद्र शासित प्रदेश था। तो 30 ये जुड़ने के बाद 190 हो गई, तो वापस इसको मैनेज किया, 170 तक लाया। तो ये जो वर्तमान में 200 सीट है, ये याद रखने लायक है कि 200 सीट कौन सी विधानसभा से निर्धारित हुआ था? तो ये 1977 में छठी विधानसभा से ये 200 सीट फिक्स हुई थी, और अभी तक 200 सीट ही है। और जो भी सीएम बनना चाहता है वो आधा प्लस 1 यानी 101 सीट जिसकी भी आ गई, वो जिस पार्टी की आ गई उस पार्टी का सीएम बन जाएगा या गठबंधन का सीएम बन जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक चीज इसमें ये बता दूं मैं, परिसीमन आयोग का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 82 के अंदर प्रोविजन है। वैसे ये संवैधानिक रूप से इसका प्रावधान जरूर किया गया है, और संविधान में 4-5 चीजें जो कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है, वाद योग्य नहीं है, उसमें परिसीमन आयोग की रिपोर्ट भी है एक, याद रखना। तो जब भी जरूरत पड़ेगी उस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के राज्यपाल के रूप में श्री कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व निम्नलिखित में से कौन राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल थे? तो कार्यवाहक राज्यपाल कल्याण सिंह जी से पूर्व राम नाईक थे, और कल्याण सिंह जी के बाद कलराज मिश्र जी जो अभी तक हैं वर्तमान में, कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं, ये जरूर याद रखना। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? सबसे लंबा जो कार्यकाल है वो डीएस तिवारी का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आरपीएससी अभी चर्चा में भी है। तो आरपीएससी तो इसमें जो आप देख सकते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अभी वर्तमान में 1+8 हो सकते हैं टोटल, एक अध्यक्ष है और 8 सदस्य हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स। वर्तमान में काफ़ी 3 मेंबर्स की सीट खाली है, तो अभी हो सकती है। और एक इसमें विवाद ये था, क्वेश्चन बन सकता है कि आरपीएससी मेंबर को हटाने की भी प्रक्रिया में चर्चा में रहा था। तो आरपीएससी की प्रक्रिया हटाने के लिए राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति इन्हें हटा सकता है पद पर। जिस प्रकार से हाईकोर्ट का जज हट सकता है, उसी प्रोसेस से आरपीएससी का चेयरमैन या अध्यक्ष हट सकता है, ये जरूर याद रखना। तो उसके बाद राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला आयोजना समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? तो जिला आयोजना समिति है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 का, इसमें है नगर पालिकाएं और जितने भी नगर की स्थानीय स्वशासन के बारे में है। पार्ट 9 में तो पंचायतों के बारे में है। तो 9 क में मैंने पहले भी आपको बताया था 243 आर्टिकल पी से लेकर जेड जी तक इसके अंदर है। और इस जिला आयोजना समिति है, इसका उल्लेख आपके आर्टिकल 243 जेड डी के अंदर उल्लेख किया हुआ है, ये जरूर याद रखना। अब इसमें 20 तो निर्वाचित सदस्य होते हैं जो इलेक्शन फाइट करके आते हैं, और 3 पदेन सदस्य होते हैं। 3 पदेन सदस्य का मतलब ये हो गया कि जो भी, जैसे ये 3 पदेन सदस्य क्या होते हैं पहले ये समझ लो, फिर समझ आ जाएगा कि पदेन सदस्य क्या होते हैं। तो इसमें पहला तो होता है डीएम जिला कलेक्टर, और सेकंड होता है सीईओ जो जिला परिषद का सीईओ होता है, आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं ये सारे, तो वो इसका पदेन सदस्य होता है। और इसमें तीसरा हो गया एडिशनल सीईओ, ये तीनों ही पदेन सदस्य होते हैं। मतलब जो भी डीएम होगा वो फिक्स है उसका, अगर जो डीएम पोस्ट पर है, पद पर है, तो वो जिला आयोजना समिति का पदेन सदस्य माना ही जाएगा। तो इसका ये मतलब होता है पदेन सदस्य का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जिला दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां क्या है? अच्छा, जिला दंड नायक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या शॉर्ट में बोलते हैं डीएम। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में तो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर जिसमें पुलिस पर कंट्रोलिंग हो गई, और इसमें यह भी हो गया विदेशियों के पार पत्रों की जांच करना, जितना भी राज्य में
कानूनी अधिकार जितने भी है, लॉ एंड ऑर्डर, तो इसमें ये डीएम उसमें डीएम के अंतर्गत आते हैं, पावर्स के अंतर्गत। तो जिला कलेक्टर के रूप में आप, जिला कलेक्टर जो होता है वो रेवेन्यू की पूरे जिले की सुप्रीम जो पोस्ट होती है वो जिला कलेक्टर होती है। सबसे लोअर हो गई पटवारी, पटवारी से लेकर सुप्रीम पोस्ट हो गई जिला कलेक्टर। तो जिला कलेक्टर के रूप में ये चौथी पावर हो गई भू राजस्व एकत्र करना। भू राजस्व की एकत्रित सबसे अंतिम जो रूप में मॉनिटरिंग होती है वो जिला कलेक्टर करता है। तो इसमें क्लियर रूप से डिफाइन हो गया। तो ये 3 इसमें जिला दंड नायक के रूप में पूछा है तो ये जरूरी है। और अगर इसमें जिला कलेक्टर भी पूछ सकते हैं तो इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना, क्योंकि ये रेवेन्यू से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालयों के सामान्यतः आप लोग वीसी जरूर आपको पाला भी पड़ा होगा और आपने इनके नाम भी सुना होगा। तो प्रत्येक विश्वविद्यालय का वीसी होता है, उनको वाइस चांसलर बोलते हैं, जबकि चांसलर जो होता है वो राज्यपाल होता है। चांसलर कुलाधिपति को बोलते हैं चांसलर, और वाइस चांसलर को बोलते हैं कुलपति। तो कुलपति राज्यपाल होता है सभी राज्यों के विश्वविद्यालयों के, जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक्ट के तहत है या स्टेट गवर्नमेंट जिनको रन कर रही है। हालांकि गाइडलाइन पूरी यूजीसी की चलती है, लेकिन वो उनका कंट्रोल और उनके जितने भी स्थापना है वो राज्य सरकार के एक्ट के तहत है। उन सभी के राज्यपाल होता है। अब इसमें ऑप्शन बहुत सारे कंफ्यूजिंग है, जैसे इसमें निजी विश्वविद्यालय दे दिया राज्य में, केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो इनमें राज्यपाल नहीं होता है। और जबकि राज्य विश्वविद्यालय और राज्य में सभी केंद्रीय कार्य विश्वविद्यालय तो इनके भी नहीं होता है, सिर्फ राज्य स्टेट यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति होते हैं राज्यपाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये आयोगों पर जरूर फोकस करती है आरपीएससी, तो इसमें आप जरूर ये देख लेना। इसका राइट आंसर आपके पास है 18 अप्रैल 2006। ये डेट आपको याद रखनी है, क्योंकि आरटीआई एक्ट 2005 में आया था। आरटीआई एक्ट के तहत प्रत्येक राज्य में ये राज्य सूचना आयोग का गठन होता है, और इसमें ये आप देख सकते हैं 18 अप्रैल 2006 को एमएल लाठर डीजीपी जो रिटायर हुए थे वो राज्य सूचना आयोग के सदस्य के रूप में है अभी वर्तमान में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की? तो सर्वप्रथम तो प्रशासन से संबंधित जितने भी सुधार हैं, तो प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति या फिर जो ज़्यादा रिफॉर्म इथिक्स से रिलेटेड है वो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2006 ने किए थे ज़्यादातर। तो इसका तो राइट आंसर ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है। तो ये 1966 में स्थापना तो जिसमें प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री उस समय हुआ था, और रिपोर्ट मोरारजी देसाई के समय दी थी। तो इसने ये पहले अनुशंसा की, और सबसे पहले जो एक्ट लाया इसके तहत वो उड़ीसा ने लाया था। उड़ीसा ने ये एक्ट 1970 में लाया, लेकिन स्थापना सबसे पहले महाराष्ट्र ने की थी। महाराष्ट्र ने 1971 में लोकायुक्त की प्रथम स्थापना की थी, और राजस्थान ने 1973 में की। ठीक है, लेकिन इसका प्रॉपर व्यवस्थित आरटीआई एक्ट के तहत फिर 2006 में, जो कि अभी आपने 18 अप्रैल की पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ाई था 18 अप्रैल 2006 में, तो राजस्थान में 1973 में एक्ट जरूर आ गया था। अब ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है? तो ज्वाइंट लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो तो, या फिर जो भी लोक सेवा आयोग है उन सब का अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। हटाने की प्रोसेस मैंने बताया था, राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति हटाता है। अब एक चीज इसमें देखने लायक है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग जो है, उन संयुक्त लोक सेवा आयोग संविधान में इसका उल्लेख जरूर है, लेकिन ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था है, क्योंकि इसका संसद में कानून लाकर इसका फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो ये फैक्ट आप बिल्कुल ध्यान रखना कि ये एक सांविधिक संस्था है, न कि संवैधानिक संस्था। संविधान में उल्लेख किया हुआ है कि संसद एक्ट के माध्यम से इसका निर्माण करे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? 4 बार। अभी इसमें एक बढ़ोतरी हो गई है,
तो 5 बार अभी वर्तमान में 5 बार विश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है और अविश्वास प्रस्ताव है 12 बार। ये हो गया अविश्वास प्रस्ताव और ये हो गया विश्वास प्रस्ताव। ठीक है। अब है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। क्यों? क्योंकि इसका उल्लेख आर्टिकल 243 के प्लस ZA के में तो ग्राम पंचायतों के लिए और 243 ZA में नगर पालिकाओं के लिए चुनाव के लिए राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। तो ये संवैधानिक संस्था है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए थे? 2015 तक तो 10 बार थे। वर्तमान में जो ये पंचायती राज के लिए जो चुनाव है वो 11 बार कर चुके हैं। तो 11 बार अभी तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हो चुके हैं और 11वीं ये पंचायती राज की संस्थाएं हैं वो अभी तक रनिंग है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2018 का जो पेपर है, अब आप इसमें 18 का पहला क्वेश्चन देखोगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या नियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? तो ग्राम सभा की संयुक्त बैठक है। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होकर जल्दबाजी में गलत मत कर देना। ग्राम सभा का उल्लेख तो जो 243 है उसमें ए में ही है। 243 ए में ही जो एक्ट लाया था पंचायती राज अधिनियम 1994 इसके तहत है। लेकिन हमें ये नहीं पूछा जा रहा है ग्राम सभा की ज्वाइंट सिटिंग कब होती है, ये पूछा जा रहा है। इसका उल्लेख कहाँ है? तो ज्वाइंट सिटिंग है जो ये पैसा एक्ट है जो शेड्यूल्ड एरिया में विस्तार हुआ था राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011, इसको पैसा एक्ट भी बोलते हैं। बहुत फेमस एक्ट है। इसके तहत इसमें ज्वाइंट सिटिंग का क्लॉज इसमें दिया हुआ है, ग्राम सभा का ज्वाइंट सिटिंग। तो ये जरूर याद रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? तो नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पोस्ट होती है उसमें ऑप्शन ये है कि हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे। इसमें से बताना है कि कौन से पद पर नहीं रहे हैं। तो ये जरूर याद रखना क्योंकि वसुंधरा राजे नेता प्रतिपक्ष पर जरूर रही है। ये न्यूज़पेपर में आता था और वर्तमान में तो इस वसुंधरा जी की तरफ से गुलाब चंद कटारिया थे, अभी तो असम के राज्यपाल बना दिए। तो ये जरूर ध्यान रखना। तो नहीं रहे हैं तो नहीं में ये शिवचरण माथुर, अशोक गहलोत कभी भी नहीं रहे हैं। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन पदाधिकारी या पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती है? तो ये काफ़ी कॉमन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें लोकायुक्त के जांच के लिए जो लोकायुक्त का दायरा है उसमें मैं बता देता हूँ कि सीएम और मंत्री इसके दायरे में नहीं आते हैं। सीएम और मंत्री नहीं आते हैं, सरपंच और पंच नहीं आते हैं। तो नहीं का पूछा है तो ये भी नहीं आते हैं। बाकी बच गए कौन? तो विधायक आते हैं, एमएलए जितने भी हैं एमएलए इसके अंतर्गत आते हैं और पंचायत समितियों के प्रधान और उप प्रधान भी अंतर्गत आते हैं। पंचायत समितियों के स्थायी समितियों के अध्यक्ष भी आते हैं। जिला परिषद के उप प्रमुख आते हैं लेकिन जिला प्रमुख नहीं आता है, ये जरूर ध्यान रखना। और सेकंड चीज़ आरपीएससी के जो मेंबर है और अध्यक्ष हैं वो भी इसके अधीन नहीं आते हैं, ये जरूर ध्यान रखना। एक लिस्ट बना देना जिसके तहत कौन से नहीं हैं कौन से आते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा। अब ये है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है? तो सही का पूछा है और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जिक्र हम बार बार कर चुके हैं। तो इसमें आपको यही है कि इसका गठन राजस्थान सरकार द्वारा 18 जनवरी 1999, ये मैंने पहले भी बता दिया था। इसमें एक क्वेश्चन पिछले में ये आया था फरवरी का था, तो फरवरी में नहीं एक्टिव हुआ है, ये मार्च में एक्टिव हुआ है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। अब इसमें है कि आयोग में 2006 में जो संशोधन हुआ था उसमें 1+2 कर दिया था, मैंने पहले भी बता दिया था। इसमें 3 सदस्य नहीं होंगे तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और भूतपूर्व अध्यक्षों में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं, एक तो रहे हैं
तो नागेंद्र कुमार जैन शायद तक हो सकते हैं या कांता भटनागर, इस बारे में मैं भी अस्पष्ट हूँ, लेकिन रहे जरूर है, तो ये जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? अब हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की लिस्ट आपको जरूर याद होनी चाहिए, तो जिसमें ये लाहौटी साहब नहीं रहे हैं, ये राजस्थान हाईकोर्ट में जज नहीं रहे हैं। बाकी BS चौहान, AK माथुर और कासलीवाल जरूर रहे हैं। BS चौहान और कासलीवाल ये तीनों रहे हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे हैं? तो दोनों रहे हैं, तो ये रहे हैं पूनम चंद बिश्नोई। बाकी परशुराम मदेरणा अध्यक्ष रहे हैं, काफ़ी लंबे समय तक रहे हैं, लेकिन दोनों का पूछा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का, तो इसमें पूनम चंद बिश्नोई आएगा। और प्रोटेम स्पीकर का काम होता है जो नए जो नियुक्त होकर आते हैं उनको शपथ दिलाना, और जो स्पीकर होता है उनको भी शपथ दिलाते हैं। तो इसकी नियुक्ति जो राज्यपाल करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। ये मोस्ट सीनियर जो मेंबर होता है वो प्रोटेम स्पीकर बनता है जनरली। राजस्थान विधानसभा के लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियमों के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही पूछा है, तो सही में से कौन से सही है? तो पहला ऑप्शन है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है, तो ये जरूर है। जिस ऑप्शन में ए नहीं है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ये सब में तो एलिमिनेट हो ही नहीं रहा। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है। अब स्थगन प्रस्ताव में विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, ये कभी नहीं होता। इसके लिए अलग से प्रस्ताव लाओ, इसके लिए अलग से रिजोल्यूशन लाना पड़ता है। और बाकी जैसे बी हो गया, तो बी अगर गलत है तो बी में ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, दो बच गए। तो सी देख लेते हैं। प्रस्ताव हाल ही में किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा, बिल्कुल। स्थगन प्रस्ताव है, जैसे दंतेवाड़ा में कहीं घटना हो गई तो ये सेंट्रल संसद में लाते हैं, उसी प्रकार से राजस्थान में कहीं ऐसी कोई घटना हो गई तो स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा, तो वो सिर्फ उसी घटना तक ही सीमित रहेगा। और एक बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं लाए जा सकते, ये जरूर ध्यान रखना। सिर्फ उस घटना से पर्टिकुलर उस घटना से संबंधित होता है। और बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश से उसे राजस्थान विधानसभा में पुनर्स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। तो अब इसमें क्या होगा? बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। इसमें संवैधानिक प्रोसेस को तो फॉलो नहीं किया गया, लेकिन फिर भी अगर वो प्रस्ताव पारित होकर राज्यपाल तक पहुंचता है तो राज्यपाल अगर उसे स्वीकृत कर देता है तो वो अविधि मान्य या अनलॉफुल नहीं होगा। ये बात एकदम सही है। बाकी वाले स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, तो इनकार नहीं कर सकता, इनकार कर सकता है ऐसा नहीं है। हालांकि इनकार कर सकता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा सुटेबल ये ऑप्शन है, तो इसमें ये ऑप्शन माना जाएगा। ये ऑप्शन पार्शियली ट्रू हो सकता है, लेकिन राइट ऑप्शन ज़्यादा बेटर ये है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आप देख लें बुक में लैंग्वेज ये लिखी हुई है, तो भी वो मान्य अनलॉफुल नहीं होगा। तो ये वाला जो हमसे अपेक्षित आंसर है ये है। ये तो हमें भ्रमित करने के लिए पार्शियली ट्रू है, लेकिन ये है। बाकी ये सारी लाइनें हैं जो सही फिट नहीं बैठती हैं। बाकी अब जो फाइनल है RS प्री 2021 का जो पेपर है, लेटेस्ट जो पेपर हुआ था तो सितंबर 2021 में, इसका देख लेते हैं। राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संकल्प के बारे में, स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन राइट है? राइट। अब देखो, वर्तमान में आर्टिकल 169 के तहत विधान परिषद इन राज्यों में है। इनकी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। ये राज्य हैं 7 कुंभ जाट, ये जरूर याद रखना। इनमें विधान परिषद अभी भी बनी हुई है। जैसे कर्नाटक हो गया, K से, U से यूपी हो गया, M से महाराष्ट्र हो गया, B से बिहार हो गया, J से जम्मू एंड कश्मीर हो गया, A से आंध्रा हो गया एंड T से तेलंगाना हो गया। ठीक है। अब इसमें हमें जो पूछा है उसमें से सही कौन सा है? तो राज्यपाल पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है वो भेजे। तो ये गलत स्टेटमेंट है, हमें सही बताना है। सेकंड है, जो कि इसका राइट आंसर भी है, केंद्र सरकार पर
कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे। तो ये सही है। अब अगर ऑप्शन सारे देखने, कोई भी ऑप्शन अगर इससे बेटर है तो पूरे ऑप्शन पढ़ोगे तभी समझ आएगा। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था, एक स्टेटमेंट पार्शियली ट्रू भी था, लेकिन जो ज्यादा सही है वो मान्य होगा। अब ये है कि थर्ड ऑप्शन है, राज्यपाल पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। तो बाध्यता तो किसी बात की कहीं है ही नहीं, तो स्टेटमेंट तीसरा भी गलत है। लास्ट स्टेटमेंट है, केंद्र सरकार पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे। तो बाध्यता नहीं है, तो ये है बाध्यता नहीं है, तो केंद्र सरकार वाला आरोपित नहीं करता है और संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नांकित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति क, दो मैंने बताई थी प्राक्कलन समिति क और ख, इनके अध्यक्ष जरूर याद रख देना, प्राक्कलन समिति क और ख। तो क के नियंत्रणाधीन नहीं है, तो जो भी लिस्ट दी हुई है इसमें जो गृह विभाग है ये नहीं है, बाकी सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, ये सारे इसके अधीन आते हैं। राजस्थान में जो प्राक्कलन समिति क बनी हुई है उसके अधीन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। वार्षिक प्रतिवेदन में एक कन्फ्यूजन जिसके तहत ये क्वेश्चन गलत होता है, वो उसके ऊपर जरूर ध्यान दें कि राज्यपाल के समक्ष आरपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है और राज्यपाल फिर इसको राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करवाता है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा कि आरपीएससी राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करती है, अपने जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो राज्यपाल के तहत करती है और राज्यपाल फिर कहाँ प्रस्तुत करवाता है, विधानसभा के तहत, विधानसभा के अंदर प्रस्तुत करवाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राज्यपाल के समक्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने लायक क्वेश्चन नहीं है, इसमें 8 व्यक्ति नाम निर्दिष्ट हो सकते हैं। तो 8 व्यक्तियों को राज्य सरकार इसमें नॉमिनेट करती है नगर पालिका एक्ट के तहत। तो नगर परिषद के अंदर 8 व्यक्ति राज्य सरकार नॉमिनेट करती है। निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र, जो सिटीजन चार्टर जिसको बोलते हैं, सिटीजन चार्टर के मूल तत्वों में सम्मिलित नहीं है, ये पूछा है। तो इसका मतलब 3 तो स्टेटमेंट सही होंगे। पहला पढ़ लेते हैं, विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण। तो बिल्कुल वो तो होता ही है, नागरिकों को प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही, विभाग की जवाबदेही के लिए ये सिटीजन चार्टर होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक भी है। तो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लेते, ये तो सही हो गई बात। सेकंड स्टेटमेंट, सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना। तो कौन सी सेवाएं हैं, कौन से लाभ हैं, तो ये तो जरूर उस चार्टर के अंदर पॉइंट उल्लेख होता है। फिर है किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा, तो जो लोक अभिलेख होता है उसकी भी अपेक्षा जरूर की जाती है। अंतिम है अभिकरण के कार्यों के निरीक्षण का प्रावधान। निरीक्षण का सिटीजन चार्टर के अधीन प्रावधान नहीं होता है, निरीक्षण का किसी भी अलग संस्था के द्वारा इसमें जरूर करवाया जाता है। किसी भी संस्था का, जैसे शिकायत के बेस पर लोकायुक्त जरूर निरीक्षण कर लेता है, तो इसके तहत, चार्टर के तहत ये प्रावधान नहीं है। तो हमारा ये राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना निम्नांकित में से किस वर्ष में। तो जिला कलेक्टर की जो पोस्ट होती है वो डीएम लेवल की, जो जिसमें आईएएस लेवल का अधिकारी होता है, वो इसमें ये प्रोविजन किया गया था 2009 में राजस्थान सरकार के द्वारा। कोई भी आरएस लेवल का अधिकारी है वो भी प्रमोट होकर एक आईएएस लेवल तक डीएम के रूप में पोस्टेड हो सकता है। तो ये 2009 में किया गया था, याद रखना। राजस्थान में निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। तो लोकसभा के सदस्य तो अशोक गहलोत भी रह चुके हैं। अब हमें ये पूछना है नहीं रहे हैं, तो नहीं में से हरिदेव जोशी कभी भी नहीं रहे हैं, भैरव सिंह शेखावत भी कभी नहीं रहे हैं और बरकतुल्ला खान भी कभी नहीं रहे हैं। टीकाराम पालीवाल लोकसभा के भी मेंबर रहे हैं, सीएम भी रहे हैं। टीकाराम पालीवाल के बारे में कहा जाता है वार्ड पंच से लेकर सीएम और संसद तक पहुंचने वाले ये व्यक्तित्व थे। तो इनका बहुत
लंबी जर्नी थी। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हेतु अधिकृत है? अधिकृत हेतु हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस ही हो सकता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने पहले भी कहा था क्वेश्चन रिपीट कैसे होते हैं, ये अब आप समझ में आ गया होगा। क्योंकि एक क्वेश्चन था जिसके अंदर एक ऑप्शन था वो गलत हुआ था स्टेटमेंट, उसमें ये लिखा हुआ था हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश भी बन सकते हैं, अन्य न्यायाधीश नहीं बन सकते, सिर्फ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ही बन सकते हैं। चीफ जस्टिस ही राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। अभी वर्तमान में गोपाल कृष्ण व्यास हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है? तो वर्तमान में जो वैकेंसी आती है ग्राम विकास अधिकारी की वीडियो की, पहले इसका नाम ग्राम सेवक था, तो इसीलिए ये क्वेश्चन बड़ा चर्चा में ही रहा। 2016 में प्रथम वैकेंसी में इसका नाम ग्राम विकास अधिकारी के रूप में वैकेंसी आई थी, वीडियो की भर्ती। तो अभी वर्तमान में भी वीडियो की भर्ती होकर रही है। तो वीडियो का जो पंचायती राज अधिनियम जो राजस्थान में पंचायतें बनी 1994 के तहत, इसकी सेक्शन जो धारा है 89 के तहत इसका नाम बदलकर ग्राम सेवक की जगह अब ग्राम विकास अधिकारी पढ़ा जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कथन एक जो है वो सीएजी के तहत है। सीएजी का उल्लेख जो होता है वो आर्टिकल 149 में है। अब बढ़ते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। तो बिल्कुल करेक्ट बात है, व्यय की औचित्य और व्यय की वैलिडिटी, वैधता, कहाँ राइट जगह पर पैसा खर्च हुआ है या नहीं हुआ है और क्यों किया है, दोनों चेक होता है इसमें। इसका रीजन ये है कि उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। तो बिल्कुल ये इससे पावर मिला है और इसका स्टेटमेंट ये सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और इसकी प्रॉपर एग्जैक्ट व्याख्या भी इसने कर दी है। आर्टिकल 149 में इसका उल्लेख है और 151 के तहत ये अपनी रिपोर्ट देता है आर्टिकल, ये जरूर याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसको आरपीएससी ने स्टार लगा के डिलीट किया है। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही है? सही में से पहला पढ़ लेते हैं, वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्यपाल के द्वारा तो जरूर नियुक्त किया जाता है और विधानसभा के प्रति ये उत्तरदायी होता है या नहीं इस बारे में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। मे भी ये रीजन हो सकता है क्योंकि ये ऑप्शन तीनों में दिया हुआ है तो इस वजह से है। और इसमें एक चीज़ ये भी है, इसका कार्य आरोपों की जांच करना न कि शिकायतों की, तो ये उल्टा दे दिया है। इसमें शिकायतों की जांच होती है और आरोपों की नहीं, शिकायतों के बेस पर ये जांच करता है। तो ये स्टेटमेंट, हालांकि डी का तो एलिमिनेट हो जाता था, डी की वजह से तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाते और इन दोनों में कन्फ्यूजन होता, लेकिन इसमें हो सकता है ये इस वजह से कन्फ्यूजन था। लेकिन हमें सीखने लायक ये है कि राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है और उसका क्षेत्राधिकार में मंत्री, राज्य विधानसभा के सदस्य एवं उच्च लोक सेवकों तक फैला है। ये गलत है क्योंकि मंत्री इसके अधीन नहीं आते हैं, मुख्यमंत्री भी इसके अधीन नहीं आता है, विधायक बिल्कुल इसके क्षेत्राधिकार के अधीन है और लोक सेवक जितने भी है वो इसके अधीन है। हालांकि आरपीएससी के अध्यक्ष और मेंबर इसके अधीन नहीं आते हैं, तो जितने भी पदाधिकारी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो ज़रूर आते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन ही वैसे विवादित था। तो वैसे लोकायुक्त की काफ़ी जानकारी आपको जरूर इस क्वेश्चन के माध्यम से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, जिसका बार बार हर बार क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 में हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1994 में नहीं हुआ, दिसंबर 1994 में नहीं हुआ था। ये इसमें पहला स्टेटमेंट ये गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है कि इसमें एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। बिल्कुल वो मुख्य जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो होता है वो इसका सचिव होता है, वही होता है। तो इसमें एक ही मेंबर है, अभी राज्य मुख्य निर्वाचन आयोग में एक अध्यक्ष होता है और एक ही मेंबर है, वही इसमें सचिव होता है, वो सीईओ होता है इसके अधीन। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखना। और राज्य निर्वाचन आयोग का मैंने बता ही दिया 243K और 243ZA के तहत संविधान में उल्लेख किया हुआ है। अब विशाखा वर्सेज अन्य बनाम
विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है। तो विशाखा गाइडलाइन भी संबंधित है। विशाखा गाइडलाइन जरूर याद रखना, यही है, चाहे केस के रूप में पूछे या नेक्स्ट टाइम ये पूछ ले विशाखा गाइडलाइन किससे संबंधित है। तो विशाखा गाइडलाइन कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है। ये जरूर आपका मोस्ट कॉमन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। प्रथम राज्यपाल राजस्थान के 25 अक्टूबर 1956 को किया गया था। इसमें महाराज प्रमुख इसमें राज प्रमुख का पद था। राज प्रमुख के पद को समाप्त करके 25 अक्टूबर 1956 को संविधान के 7वें संविधान संशोधन के तहत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये राज्यपाल का पद इंट्रोड्यूस हुआ और प्रथम जो राज्यपाल बने थे वो गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया जी उस समय सीएम थे। अब इसमें देख लेते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं। तो राजस्थान हाईकोर्ट के जितने भी जज हैं इसके बारे में इसकी लिस्ट को पूरा जरूर देख लेना, कौन सा कहाँ पर रहा है। इसका 2 बार वही रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबल कह रहा हूँ, इसमें ये क्वेश्चन जरूर आएगा हाईकोर्ट की जज की लिस्ट में से। तो राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं तो ये तो जस्टिस फारूक हसन थे, ये राज्य मंत्री रहे थे। बाकी इसमें से कोई भी राज्य मंत्री का पद पर नहीं रहे थे। तो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ लेते हैं। राज्य बोर्ड, राज्य इसमें ये टाइप नहीं हुआ है, राज्य आयोजना बोर्ड, स्टेट प्लानिंग बोर्ड होता है, उसका अध्यक्ष, जैसे सेंटर में योजना आयोग था, अब नीति आयोग है, उसके पीएम होते हैं, तो राज्य में इसके अध्यक्ष होते हैं वो सीएम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर न कर दे। बात सही है, लेकिन चारों स्टेटमेंट हमें बिल्कुल पहले पढ़ लेना चाहिए। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त न हो जाए, ये स्टेटमेंट वैसे पारित विधेयक कानून नहीं बन जाता जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति न प्राप्त हो जाए। तो ये भी पार्शियली ट्रू है, लेकिन ये इससे ज़्यादा सही है। मंत्रिपरिषद उसे स्वीकृत ना करे तो ये तो कोई बात नहीं होती, ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। विधानसभा अध्यक्ष की सहमति प्राप्त ना हो जाए, विधानसभा अध्यक्ष की सहमति के बिना तो विधेयक इंट्रोड्यूस कैसे हुआ। विधेयक अगर इंट्रोड्यूस हो गया और उसको पारित हो गया तो वो एक्ट कब बनना है, बिल के बाद जो एक्ट बनने की प्रोसेस है, तो उसमें यह है कि अगर राज्यपाल उस पर साइन कर देता है तो वो प्रभाव में आ जाता है, लेकिन फाइनली अगर राष्ट्रपति के साइन नहीं होते हैं तब वो लास्ट में जाकर खारिज हो जाता है। तो एक बार तो वो एक्ट बन जाता है। तो ऐसे कई एक्ट थे। गुजरात में जब नरेंद्र मोदी सीएम थे उस समय भी कुछ एक्ट थे जो विवादों में थे, फिर बाद में राष्ट्रपति के साइन नहीं हुए थे, वो बाद में सरकारें बदली तो अब कहीं जाके साइन हुए। तो ये जाके जब कोई क्वेश्चन चर्चा में था 1-2 साल पहले, तब से ये क्वेश्चन करंट से रिलेट करके उठाया है। तो ये चीज़ इसमें ज़्यादा कोरिलेटेबल है और ज़्यादा राइट है, तो इसलिए ये सही होगा आंसर इसका। अब बढ़ते हैं, राजस्थान के निम्नांकित में से किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल को पूर्ण होने से पूर्व इन्हें बर्खास्त करके पहली बार राज्य विधानसभा के मध्यावधि चुनाव हुए थे। तो पहली बार मैंने आपको पहले ही कहा था, भैरव सिंह शेखावत को 1980 में जब सरकार इंदिरा गांधी जी की सेंट्रल गवर्नमेंट बनी थी तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। तो फिर इसमें भैरव सिंह शेखावत को बर्खास्त करके मध्यावधि चुनाव हुए थे। हालांकि 92 में मध्यावधि चुनाव में वापस जीते थे, उसमें में भी राष्ट्रपति शासन जरूर लगा था, एम चन्ना रेड्डी राज्यपाल थे, तो ये जीत कर भी वापस आ गए थे। तो इसका राइट आंसर ये होगा। अब अपना जो लास्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। तो इसमें मैंने ये पहले बता भी चुका हूँ और ये क्वेश्चन आ भी गया है। इससे पहले वाला जो 2018 का पेपर था उसमें मैंने बताया भी था, उसकी हेल्प मिल गई है। इसका लाइव एग्जाम्पल ये है 2021 वाले पेपर में कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करता है और सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, उसका कार्य होता है जो भी चुने हुए विधायक है और जो स्पीकर है उसको शपथ दिलाता है। तो नियुक्ति तो हालांकि राज्यपाल ही करता है, लेकिन शपथ उनको ये प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। तो इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन तैयार करके 50 क्वेश्चन की ऐसी सीरीज में हर सेक्शन हर सेगमेंट पर लाऊंगा आरएस प्रीलिम्स तक। और इसी प्रकार मेहनत करके मुझे पूरा विश्वास है कि हम आरएस प्री
बिल्कुल क्लियर करेंगे। आप लोग बिल्कुल सपोर्ट करना। नेक्स्ट वीडियो जल्द लाते हैं। थैंक यू।